हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी मेंस की नवी क्लास रहेगी। मैंने यूट्यूब पर मुख्य परीक्षा की क्लासेस आरंभ की हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि मैडम आप स्टार्टिंग से आरंभ कर दिए। चूँकि हमारा सिलेबस प्राचीन इतिहास से स्टार्ट है, तो मैंने प्राचीन इतिहास से ही स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने इसके 8 वीडियो बना दिए हैं। उन 8 वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री मेंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको उसके पुराने 8 वीडियो मिल जाएंगे। मैंने हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट किया। हड़प्पा सभ्यता से आगे तक जो भी प्रश्न 3 मार्कर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में बन सकते हैं, हम वो करते जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया था और अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। उस समय हमने अभी 2-3 दिन पहले हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पढ़ी थी कि क्या राजनीतिक स्थिति थी। और उत्तर वैदिक काल में बहुत चेंजेस आ गए थे, धार्मिक व्यवस्था में भी, राजनीतिक व्यवस्था में भी, आर्थिक व्यवस्था में भी क्या चेंज आए थे, तो वो हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता सनई सनई पूर्व और दक्षिण में फैली। ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी केवल उत्तर पश्चिम तक ही सीमित थी, क्योंकि आर्य लोग वहीं से आए थे हमारे भारत में। यूरोप से, ऐसा माना जाता है यूरोप से आए थे। तो आर्य जो लोग थे यूरोप से आए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जो आर्य सभ्यता थी वो पूरब में चली गई, मतलब पूरब में फैल गई, और दक्षिण में चली गई। मतलब उत्तर पश्चिम से कहाँ फैल गई? पूरब और दक्षिण में। प्राचीन आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत अब उपेक्षित हो गया था। उपेक्षित से मतलब अब जहाँ पे आर्यों का राज था वो उसको ध्यान ना देने की बजाय जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो दक्षिण और पूरब की तरह अपना ध्यान देने लगे थे। तो जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत क्या हो गया था? उपेक्षित हो गया था। तथा आर्य संस्कृति का केंद्र अब कुरुक्षेत्र बन गया था, और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है वो आर्य संस्कृति का मेन केंद्र बन गया था। जैसे कि आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, जो मेन एक ये उसी आर्य जो सभ्यता थी उसी समय की बात है। उत्तर वैदिक काल में हिमालय से विंध्याचल के मध्य का संपूर्ण भाग जो था वो आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। ये इतना हमने इंट्रो दे दिया। अब हम पढ़ते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। सबसे पहला है शक्तिशाली राज्यों का उदय। मेरे जो नोट्स हैं, जो ये आप ये देख रहे हैं, मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। मेरे प्राचीन इतिहास से लेकर निबंध तक के सभी नोट्स इसी प्रकार के हैं, बहुत सरल भाषा में हैं। सबके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा। जैसे ये प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास के साथ आपको प्राचीन इतिहास का ग्रुप मिलेगा, जहाँ आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन घुमा के किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में, वो वहाँ पे करवाए जाते हैं। तो आपको हर नोट्स के साथ पर्टिकुलर एक ग्रुप मिलेगा। जैसे कि टोटल 25 हमारी मेंस की बुकलेट है, तो आपको 25 ग्रुप मिलेंगे। सॉल्व्ड पेपर का एक पैकेज मिलेगा आपको, जिसमें तो 8 फाइल मिलेंगी, तो सॉल्व्ड पेपर का आपको एक ग्रुप मिलेगा। 3 मार्कर की 12 फाइल आपको हैं 25 के अलावा, तो वो 3 मार्कर का भी आपको ग्रुप मिलेगा। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 45 बुकलेट मेंस के पैकेज की हैं। 25 मेंस की बुकलेट है, 12 फाइल 3 मार्कर की हैं और 8 फाइल आपकी सॉल्व्ड पेपर की है। तो इन सब का 25 एक आपको ग्रुप मिलेगा, एक सॉल्व्ड का ग्रुप मिलेगा, एक 3 मार्कर का ग्रुप मिलेगा। इस प्रकार से इन ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहेगा। जिस प्रकार की आप वीडियो देख रहे हैं इसी प्रकार के नोट्स में है। नोट्स से ही लेके मैं वीडियो आपको बनाती हूँ। पहला है शक्तिशाली राज्यों का उदय। ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे तो शक्तिशाली राज्यों का उदय हो गया था। भरत और पुरु आदि राजवंशों का स्थान जो था कुरु और पांचाल जैसे राजवंशों ने ले लिया था। कौशल, काशी, विदेह, पांचाल, कैकय, कलिंग, सूरसेन आदि राजवंश प्रमुख बन गए थे। ये नाम आपने, अगर आपने महाभारत अच्छे से देखी हो, रामायण अच्छे से देखी हो, तो ये नाम आपने सुने होंगे। जैसे कैकई सुने होगा, जो कैकई जो थी श्री राम की माँ, उनका नाम था। ऐसी पांचाल आपने सुना होगा, पांचाली थी। तो इसी प्रकार से ये उसी समय के वंश हैं। राज्य का निर्माण भौगोलिक आधार पर होने लगा। ऋग्वैदिक कालीन जो कबीले, पहले क्या होता था, छोटे छोटे कबीले होते थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये ऋग्वैदिक कबीलियाओं का जो संगठन था वो समाप्त हो गया था और राज्य का निर्माण भौगोलिक आधार पर होने लगा था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे राजा। जो राजा होता था, राजा की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय थी। राजा का पद पैतृक हो गया था, मतलब वंशानुगत हो गया था। साम्राज्य उदय से राजा की, जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा, लोग भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने लगे, जैसे कि अब हमने शुरू में ही पढ़ा कि पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। तो जब ये साम्राज्य बढ़ने से राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। राजा का कर्तव्य शासन करना और न्याय करना हो गया। राजा का कर्तव्य क्या हो गया? शासन करना और न्याय करना। तो इस प्रकार से हमने ये राजा के बारे में लिखा। नेक्स्ट है प्रमुख शासन अधिकारी।
प्रशासन व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की स्थापना की। जब ये वैदिक काल में प्रमुख शासन अधिकारी कर रहे थे, तब हमने देखा था कि वहाँ पे शासन अधिकारी में हमने ये लिखा था कि ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक क्षेत्र जो था बहुत सीमित था, बहुत कम लोगों में ही प्रशासन हो जाता था। चूँकि उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक क्षेत्र बढ़ गया था, तो जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी बढ़ गई थी। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्रशासन व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की स्थापना की गई, जिनमें कौन कौन से हैं? वित्त विभाग है, सेना विभाग है, निरीक्षण विभाग है, स्थानीय शासन विभाग है, ये प्रमुख थे। मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। प्रमुख मंत्री कौन थे? जैसे पुरोहित, भागदूत, युवराज, अक्षाभाप, सेनानी, छत्री, ये प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF मटेरियल मिलता रहे और यूट्यूब वीडियो की लिंक भी मिलती रहे। सभा समिति क्या थी? ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का स्थान बहुत प्रमुख था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का अधिकार क्षेत्र जो सीमित हो गया। राजाओं के अधिकार में वृद्धि हो जाने से सभा और समिति का प्रभाव क्या हो गया था? कम हो गया था। लेकिन राजा समय समय पर शासन में उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का एक अलग ही इम्पोर्टेंस थी, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते उनका प्रभाव जो था वो कम हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा बिल्कुल ही निरंकुश हो गया था और इनकी बिल्कुल सहायता नहीं लेता था। कभी कभी किसी मौके पर इनकी भी हेल्प ली जाती थी। नेक्स्ट है न्याय और दंड व्यवस्था। न्याय और दंड व्यवस्था में क्या हो जाएगा? न्याय व्यवस्था का जो था वो सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय व्यवस्था का राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, और न्यायाधीश जो थे उस समय के स्थपति कहलाते थे। क्या कहलाते थे? स्थपति कहलाते थे। गांव के मामलों को सुलझाने वाला ग्राम्यवादिन होता था। जो गांव के मामलों को सुलझाता था उसको क्या बोलते थे? उसको ग्राम्यवादिन बोलते थे। नेक्स्ट है सैन्य संगठन। जो उस समय का सैन्य संगठन था वो 3 भागों में बटी हुई थी सेना: रथवान, घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी। इस काल में तीर कमान, तलवार, ढाल, कटार, गदा, कवच आदि अस्त्रों का प्रयोग भी होता था। तो इस प्रकार से हमने उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति पढ़ी। पहले हमने उसका इंट्रो लिखा, फिर हमने पूरी राजनीतिक स्थिति में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ, फिर उनके राजा के बारे में लिखा, प्रमुख शासन अधिकारी। नीचे निष्कर्षतः उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और संगठित थी। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति जो थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। जो एक सरल सी सामाजिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा जटिल हो गई थी। हम लिखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज उत्तर वैदिक काल में विकास के पथ पर अग्रसर हो गया था, मतलब विकास की ओर बढ़ गया था। उत्तर वैदिक कालों में आर्यों का सामाजिक जीवन स्थिरता प्राप्त करने लगा था। आर्यों का सामाजिक जीवन क्या हुआ था? स्थिरता प्राप्त करने लगा था। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य से तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। क्या है सामाजिक स्थिति? परिवार। सब परिवार में वही स्थिति रहेगी। समाज की आधारभूत इकाई परिवार रहेगा। समाज पितृ प्रधान रहेगा। संयुक्त परिवार प्रथा इस समय भी प्रचलित थी। मुखिया का संपूर्ण परिवार पर नियंत्रण होता था और मुखिया की आज्ञा का सभी लोग पालन करते थे। ये आप परिवार में, ये ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों है परिवार में, आपको हेडिंग में यही लिखना है। फिर विवाह। इसमें विवाह में जो स्त्रियों में दशा में बहुत चेंज आ गया था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था और इस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। राजघरानों में बहु विवाह भी हो जाते थे। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। पुत्री का जन्म बुरा माना जाने लगा था। स्त्रियों को शिक्षा का प्रबंध दिया था, मतलब स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण कर सकती थी उत्तर वैदिक काल में। फिर है आश्रम व्यवस्था। ये आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख विशेषता है। ये विशेषता ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था हुई वैसे वैसे जो था आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हुआ। 4 आश्रमों में मानव जीवन को विभक्त किया गया। सबसे पहला था ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। जो जन्म से 25 वर्ष तक की आयु में ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, फिर गृहस्थ रहना पड़ता था, शादी करना वरना ये सब गृहस्थ में आ जाता था। फिर जंगल में जाना पड़ता था 50 से 75 वर्ष। लास्ट में 75 से 100 वर्ष का संन्यास का रहता था। तो 25 वर्ष आश्रम व्यवस्था, हर 25 वर्षों में डिवाइडेशन था। फिर वेशभूषा और प्रशासन।
सूती और ऊनी वस्त्रों के अतिरिक्त रेशमी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में केवल सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पे रेशमी वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। बाँस, अधिवास, नीवी के अतिरिक्त पगड़ी, उत्तरीय, कंबल, शॉल आदि वस्त्रों का भी प्रयोग इस समय होने लगा था। इस काल के स्त्री और पुरुष दोनों ही विभिन्न आभूषण सोने और चांदी के पहनते थे। मनोरंजन के साधन में क्या था? आर्य लोग विनोद प्रिय थे। संगीत और नृत्य मनोरंजन के साधन थे। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, तबला, ढोलक आदि का उपयोग होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 11 नंबर में लिखना है, तो एक लिमिटेड आपको लिखना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था मुख्यतः कर्म पर आधारित थी। 4 वर्ण का इस समय, ये वर्ण व्यवस्था, आपको वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को आपको जरूर मेंशन करना है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति में, ये एक प्रमुख आपका रहेगा। इसके बाद चतुर्वर्ण का जो उदय हुआ, कौन कौन से थे चातुर्वर्ण? तो सबसे पहला था ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण दिव्य वर्ण वाला है, वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता है। जो वर्ण, चारों वर्णों का उदय हुआ था, उसमें जो सबसे पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण को माना जाता था कि वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष ही देवता है और वह दिव्य वर्ण वाला होता है। क्षत्रिय का कर्तव्य जो था प्रजा की रक्षा करना और सुरक्षा करना था। वैश्य व्यापारी होते थे। शूद्र उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। भोजन क्या करते थे? ये भोजन गेहूँ, चावल, जौ, दूध, दही, घी खाते थे और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते थे। निष्कर्षतः आप लिख देंगे उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सुसंगठित और व्यवस्थित थी। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। अब इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम 5 मार्क्स में अगर आपको आ गया ऋग्वैदिक धर्म पर टिप्पणी लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक जो लोग थे वो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, प्रकृति पूजक थे, देवताओं की तुलना में देवियों का स्थान नगण्य था, यज्ञ का विशेष महत्व था। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जो था भौतिक सुख की प्राप्ति करना था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनके बारे में 250 सूक्त लिखे गए हैं और अग्नि के बारे में 200 सूक्त हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक धर्म पर हम 5 नंबर में टिप्पणी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञ कौन से होते हैं? तो ऋग्वैदिक आर्यों को गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 5 यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जैसे कि देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मातृ यज्ञ है। तो इस प्रकार से पंचयज्ञ महायज्ञ होते थे। विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं? विवाह के कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। इस प्रकार विवाह के ये 8 प्रकार होते थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने 11 नंबर और 5 नंबर के में पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप पूरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप इसकी पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद ये पूरी क्लासेस पेड हो जाएंगी और जो आगे की क्लासेस हैं वो भी पेड हो सकती हैं। तो आप अभी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी 68 बुकलेट का पैकेज है। इसमें आपको 45 बुकलेट मेंस की और 19 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। 19 बुकलेट में आपको 3 बुकलेट प्री की टेस्ट की 10,000 क्वेश्चन की मिलेंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेंगे और जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है। और ये अब आपको टॉपिक पढ़ के इन टेस्ट को अटेंड करना है, तो आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।